अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित हवाई वाहन, या जिसे हम लोग एक सिंपल सी भाषा में ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रोन के बारे में इसे टेक्निकली बोला जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान। इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई मानव चला नहीं रहा होता है, ये पायलट लेस होते हैं, पायलट इसमें नहीं बैठे होते हैं और पायलट इसे नहीं चला रहे होते हैं, तो ये पायलट लेस विमान होते हैं। ठीक है, मानव रहित विमान होते हैं और इनको या रिमोट कंट्रोल से गाइड किया जाता है या रडार से गाइड किया जाता है, और ये वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट करता है। हर तरीके से काम, चाहे वो सर्विलांस का काम, चाहे वो बम बरसाने का काम, चाहे मिसाइल अटैक का काम, हर तरीके के काम करने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन बस ये होता है कि इनको पायलट नहीं चलाता, पायलट लेस होते हैं, इनको जो है वो ऑटोमेटिक गाइडिंग सिस्टम या रिमोट से ही संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है बच्चों, हाँ आज थोड़ा सा गला खराब है, सर्दी लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा दर्द भरी आवाज़ मेरी सुनिए। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करिए। तो अब यहाँ पे बात की जाती है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल या पायलट लेस जो विमान होते हैं, जिनमें पायलट नहीं बैठता है, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, उनका बड़ा यूज़ है, बड़ा तरीके से यूज़ है। उनका मिलिट्री के अंदर यूज़ है, यानी कि हमारे सेना में यूज़ है, सैन्य इसका काफ़ी प्रयोग है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में इनका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, इंडस्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्रीज में इनका जो है वो काफ़ी यूज़ है। इसके अलावा आजकल कमर्शियल, ठीक है, आजकल जो है और भी जगहों पर, जैसे कि वीडियोग्राफी करने में, ठीक है, वीडियोस बनाने में, वीडियोग्राफी करने में इनका काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है। काफ़ी जो है वीडियो है, सिनेमेटोग्राफी है, ठीक है, उन सब में इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा आजकल इसका यूज़ जो है बच्चों इंटरनेट प्रोवाइड करने में भी यूज़ किया जा रहा है। ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा या दूर संचार की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो वहाँ पर ये ड्रोन्स जो होते हैं वो इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आजकल जो है वो ड्रोन शोज़ होते हैं, ड्रोन शोज़ होते हैं, यानी कि ड्रोन की मदद से बहुत रंग-बिरंगी आतिशबाजियाँ की जाती हैं। बहुत सारे ड्रोन शोज़ होते हैं जिनमें बहुत सारे जो है वो कह सकते हैं कि इमेजेस बनाई जाती हैं, साथ ही साथ बहुत अलग-अलग तरीके की झाँकियाँ दिखाई जाने का काम होता है। इसके अलावा ड्रोन का आजकल यूज़ जो है वो दवाओं को पहचाने में, ठीक है, दवा को पहुँचाने में, ठीक है, दवा को पहुँचाने में, सामान को पहुँचाने में, इन सब में भी यूज़ किया जा रहा है। तो एक्ज़ैक्टली दवा का जो ड्रोन है, उसका ड्रोन का सिर्फ सैन्य प्रयोग ही नहीं है, बल्कि आजकल बड़ा कमर्शियल यूज़ भी इसका किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर जो है वो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी उपयोग आजकल हो रहा है। खेतों में दवाइयाँ डालने के लिए, खेतों में पेस्टिसाइड्स डालने के लिए, ठीक है, कीटनाशकों को डालने के लिए, खेतों में बुआई करने के लिए भी आजकल ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों की जाँच करने में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनकी जाँच करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ-जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाता, उनकी पाइपलाइन्स या उन सब जगहों पर, उनमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है सामानों को के रख-रखाव में, ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, उनमें सामानों के रख-रखाव में भी ड्रोन का उपयोग हम लोग, ठीक है, कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि सिर्फ ड्रोन का मिलिट्री यूज़ नहीं है, सैन्य प्रयोग नहीं है, बल्कि इसका जो है वो रेगुलर हम अपने जीवन में भी ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेना में यूज़ होते हैं ड्रोन, उनका अलग प्रयोग होता है। यानी कि वो ये जो हम लोग फ़िल्म बनाने में या दवाइयाँ पहुँचाने में या इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा अलग होते हैं। और ये जो सैन्य क्षेत्र में इनका प्रयोग है, यानी कि सेना में जो प्रयोग है ड्रोन का, जो सैन्य प्रयोग है, उसमें ये मेनली क्या काम करता है? ये निगरानी का काम करता है, सर्विलांस का काम करता है। किसी भी बॉर्डर के एरिया में अगर निगरानी करनी हुई, कहीं पर देखना हुआ दुश्मन कहाँ पर है, कैसे है, दुश्मन का मूवमेंट कैसा हो रहा है, दुश्मन किस एरिया में हमारे कब्जा करके बैठा है, तो जो सर्विलांस करने का काम होता है, निगरानी करने का काम होता है, वो हमारे जो ये मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, सैन्य ड्रोन्स होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये निगरानी करने के बाद निगरानी करके साथ साथ ही जो है वो आंकड़े इकट्ठा करने में भी इसका उपयोग होता है। कहीं पर आंकड़े एकत्र करने में, कहीं पर भी कोई भी अगर घटना हो रही है, तो वहाँ पर आंकड़े एकत्र करने में, क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका आंकड़े एकत्र करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये बम वर्षा भी करता है, यानी बम वर्षा भी करता है, मिसाइल से भी हमला कर सकता है। ठीक है, बम वर्षा भी करता है, मिसाइल से हमला भी कर सकता है। कौन? ये जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, सैन्य ड्रोन्स होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बम वर्षा भी कर सकते हैं, मिसाइल से भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा राहत कार्यों में राहत पहुंचाने के लिए राहत कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो सैन्य ड्रोन्स होते हैं। तो बच्चों, सैन्य ड्रोन्स का अलग काम होता है, बाकी ड्रोन्स का जो है वो अलग काम होता है। तो सैन्य ड्रोन का मुख्यतः काम जो है वो निगरानी करना, आंकड़े एकत्र करना, बम वर्षा करना, मिसाइल से हमला करना, राहत कार्यों में इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ड्रोन फिर से मैं बता देना चाहता हूं। ड्रोन का मतलब, यानी कि इसे टेक्निकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं या मानव रहित विमान कहते हैं। यानी ये पायलटलेस होता है, ये पायलट के बिना उड़ान भरता है। इसको रिमोट कंट्रोल से या ऑटोमेटिक सिस्टम से इसको कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। वैसे तो इन ड्रोन्स को विभिन्न प्रकारों से उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर सैन्य ड्रोन्स की बात करें, सेना में जो ड्रोन यूज होते हैं उनकी बात करें बच्चों, तो वहां पर मुख्यतः ये निगरानी करने में, आंकड़े एकत्र करने में, बम वर्षा में और राहत कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रोन क्या है, ड्रोन किसे कहते हैं और साथ ही साथ इनका कहां-कहां अनुप्रयोग मौजूद है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लीजिए ड्रोन के बारे में, फिर इसके बाद इसको ड्रोन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लीजिए। नोट करिएगा कि ड्रोन को तकनीकी रूप से, ड्रोन अथवा तकनीकी रूप से इसे मानव रहित विमान कहा जाता है। मानव रहित विमान कहा जाता है। मानव रहित विमान कहा जाता है जो बिना पायलट के उड़ान भरते हैं, जो बिना पायलट के उड़ान भरते हैं। इनको दूरी से इनको दूरी से इनको दूरी से रिमोट कंट्रोल के द्वारा रिमोट कंट्रोल के द्वारा रिमोट कंट्रोल के द्वारा निर्देशित
तथा नियंत्रित किया जाता है। निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है। निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है। निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, या जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल अथवा ड्रोन का उपयोग आज, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, ड्रोन का उपयोग या अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उपयोग आजकल कृषि क्षेत्र में, बड़ी फैक्ट्रियों में, कृषि क्षेत्र में, बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी कंपनियों में सामानों के रखरखाव में, बड़ी कंपनियों के में सामानों के रखरखाव में, बड़ी कंपनियों के सामानों के रखरखाव में, व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक फिल्में तथा वीडियो बनाने में, व्यावसायिक फिल्में तथा वीडियो बनाने में, व्यावसायिक फिल्में तथा वीडियो बनाने में, दवाओं को तथा चिकित्सा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, दवाओं तथा चिकित्सा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, दवाओं तथा चिकित्सा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, इंटरनेट तथा दूरसंचार उपलब्ध कराने में, इंटरनेट तथा दूरसंचार उपलब्ध कराने में, इंटरनेट तथा दूरसंचार उपलब्ध कराने में, विभिन्न प्रकार के रंगारंग ड्रोन शोज करने में, विभिन्न प्रकार के रंगारंग ड्रोन शोज करने में, इत्यादि में किया जा रहा है, इत्यादि में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सैन्य ड्रोनों का उपयोग, इसके अतिरिक्त सैन्य ड्रोनों का उपयोग, सैन्य ड्रोनों का उपयोग युद्ध क्षेत्र अथवा सीमा क्षेत्र की निगरानी करने में, युद्ध क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र की निगरानी करने में, ठीक है, युद्ध क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र की निगरानी करने में, विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करने में, विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करने में, राहत कार्यों में, राहत कार्यों में, राहत कार्यों में तथा बम तथा मिसाइल से हमला करने में उपयोग किया जाता है। बम तथा मिसाइल से हमला करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ड्रोन, अब जैसे हम लोग मिलिट्री ड्रोन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो भारत के पास जो सर्चर ड्रोन है, मतलब कि एक तरीके से राहत कार्यों में, निगरानी करने में, ठीक है, या आंकड़े एकत्र करने के लिए जो ड्रोन भारत के पास मौजूद है बच्चों, उनमें से ये सारे के सारे ड्रोन हैं। सर्चर MK2, हेरॉन, निशांत, पंक्षी, नेत्र, स्काईलार्क, रावण, ये सब वो ड्रोन हैं जो ज्यादातर क्या काम करते हैं, निगरानी, ठीक है, निगरानी करते हैं। इसके अलावा जो है वो सर्वे करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं तथा राहत कार्यों में, ठीक है, राहत कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं, राहत कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। तो भारत के पास बच्चों निगरानी, सर्वे, राहत कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले ड्रोन जो हैं उनकी वो कुछ इस तरीके से हैं, सर्चर MK2, हेरॉन, निशांत, पंक्षी, नेत्र, स्काईलार्क, रावण, ये सब हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमला करने वाले ड्रोन्स हैं, यानी कि जो अटैक करते हैं ड्रोन्स, जो लड़ाई लड़ते हैं, जो बम बारिश करते हैं, ठीक है, जो मिसाइल से हमला करते हैं, वो कुछ और हैं, उनके बारे में मैं बताता हूं, पहले इसे नोट कर लीजिए। ये सारे निगरानी, सर्वे, राहत कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले ड्रोन हैं, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये मुख्यतः सर्चर ड्रोन्स हैं। ठीक है, अभिषेक एस, हम लोग जो है वो मिलिट्री जो है वो रेगुलर यूज करती रहती है ड्रोन्स का, ऐसा नहीं है कि कभी यूज किया था अब न, उसका कोई सन है, ये रेगुलर यूज करती रहती है, मतलब सर्वे करने में, निगरानी करने में रेगुलर इसका यूज किया जाता रहता है। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, ये वो ड्रोन्स हैं भारत की सेना के पास जो कि निगरानी, सर्वे, राहत कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा होप। और अब कुछ ड्रोन्स को मैं दिखाता हूं बच्चों जो कि हमला कर सकते हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स कहलाते हैं, हमलावर ड्रोन्स कहलाते हैं। उसमें भारत ने अभी एक टेस्ट किया है, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट लक्ष्य। क्या नाम है इसका बच्चों? इसका नाम लक्ष्य है। भारत के DRDO ने इसको बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, DRDO ने, और ये हमला कर सकता है। ये बम से, मतलब इसके अंदर जो है मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, छोटी मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, रॉकेट भी लगे हुए हैं, उससे भी हमला कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर ये जाकर खुद सुसाइडल ड्रोन भी बन सकता है, सीधे जाकर ये लड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी लक्ष्य से लड़कर उसको तबाह और बर्बाद कर सकता है। तो ओवरऑल DRDO का ये बनाया हुआ ड्रोन है बच्चों, ठीक है, और इसका नाम लक्ष्य है। ये हमला करने वाला या हमलावर ड्रोन है, हमलावर ड्रोन है, यानी कि ये मिसाइल या बम भी बरसा सकता है और जाकर ये अटैक करके उस पूरे के पूरे सिस्टम को नष्ट करने की भी इसकी ताकत होती है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, ये भारत के पास DRDO द्वारा बनाया गया हमलावर ड्रोन है जिसका नाम लक्ष्य है, जो मिसाइलों से भी हमला कर सकता है और साथ ही साथ सुसाइडल ड्रोन, यानी कि कह सकते हैं कि जाकर लड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसे नोट कर लीजिए। मानव रहित का मतलब मानव जिसमें ना बैठा हो, श्वेता पवार, श्वेता पावर या पवार जो भी नाम है, मानव रहित का मतलब जिसमें मानव ना हो, रहित। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, ये भारत के पास पायलटलेस हमलावर ड्रोन है लक्ष्य। अभी हम लोग एक ड्रोन बना रहे हैं बच्चों, ये ड्रोन आपको दिखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं कितना शानदार ड्रोन है। ठीक है, देखिए कितना शानदार ड्रोन है ये ड्रोन, ये भारत बना रहा है
और इसके कई टेस्ट चल रहे हैं 2023 2024 में कई टेस्ट इसके किए जा चुके हैं। ये जो ड्रोन है इसको हम लोग घातक नाम दे रहे हैं। क्या नाम है इसका? घातक। वैसे इसको स्विफ्ट भी कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है स्विफ्ट का, ठीक है, लेकिन इसको घातक भी नाम दिया जा रहा है। ये एक हमलावर ड्रोन है, ये बम बरसा सकता है, मिसाइल से हमला कर सकता है। भारत इसके टेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तो भारतीय सेना में शामिल होने वाला ये घातक या स्विफ्ट नाम का ड्रोन है, जो कि बहुत जल्दी जो है भारतीय सेना में आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसकी बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ड्रोन होते हैं या जहाज होते हैं वो रडार की पकड़ से बाहर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्विफ्ट है या जो घातक है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ ड्रोन है, यानी कि इस पर ये रडार की पकड़ से बाहर होगा, दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाएगा और ये जाकर हमला करके किसी भी जगह पर बमबारिश करके या मिसाइल से हमला करके लौट आएगा। इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, भारत की तीन संस्थाएं मिलकर बना रही हैं। एक है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। इसका जो पहला प्रयोग हुआ था, पहला प्रयोग जो हुआ था 2022 में हुआ था, उसके बाद 2023 और 2024 में भी इसके प्रयोग हो चुके हैं और फाइनली ये माना जा रहा है 1 से 2 सालों के अंदर ये भारत के पास ये ड्रोन मौजूद होगा, जिसका नाम घातक स्विफ्ट होगा, जो एक तरीके का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चलने वाला एक हमलावर ड्रोन है, ठीक है, या जिसे हम लोग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट यूएवी भी कह सकते हैं। कॉम्बैट यूएवी का मतलब लड़ाई करने वाला यूवी या हमलावर यूएवी भी से कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये जो आप लोगों ने देखा कि हाँ ये एयरक्राफ्ट की तरह से है, लेकिन इसके नाम से इसके अंदर कोई पायलट नहीं बैठेगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद ये इसके बारे में नोट कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल बात क्लियर। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। अरे इसके अंदर मिसाइल लगी होगी करण यादव, बम लगे होंगे करण यादव, उससे हमला करेगा। और कैसे हमला करेगा तुम्हारी तरफ? मतलब इतना चीजें समझाई जा चुकी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ सो सो के उठ के आते हैं लोग। किस तरह से हमला करेगा? अरे किस तरह से, जैसे बम गिरा देगा दुश्मन पर, ठीक है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे सर पर भी बम गिराया जा सकता है। अरे ब्यूटी शर्मा अच्छा सिर्फ एक ही नहीं है, करण यादव ही नहीं है, ब्यूटी शर्मा है, ठीक है। नाम देखिए करण अर्जुन, ठीक है, और दूसरे का नाम है ब्यूटी शर्मा, ठीक है। नाम तो ऐसा रखा गया है जैसे लग रहा है बस पूछो मत, और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं सब। नाम बड़े, एक इन्हीं लोगों के लिए कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब इनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने, और वो भी 10 बार बता दिया कि इनके अंदर वो मिसाइल्स लगी होंगी, इनके अंदर बॉम्ब्स लगे होंगे, ठीक है। ये कहीं पर भी टारगेट पर जाकर इनको रिमोट कंट्रोल किया जाएगा और टारगेट पे जाकर ये मिसाइल और बॉम्ब से हमला कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, कैसे हमला करेंगे सर? नाचेंगे कि गाएंगे कि सर वीडियो बनाएंगे कि सर ये जो है वो रील बनाकर हमारी तरफ लॉन्च कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमला करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब। परमेश वर्मा सो रहे थे क्या जब मैं बता रहा था स्टिल्थ क्या होता है? सो के उठ के आते हो क्या? हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चलिए, तो ये सब ये ड्रोन के बारे में हम लोग बात करी। अभी भारत ने एक अमेरिका से ड्रोन खरीदा है। ये जो ड्रोन आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये ड्रोन जो है वो भारत ने अमेरिका से खरीदा है और इसकी जो है, ठीक है, वो बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये समझ लीजिए जब इसका आपके अफगानिस्तान पर, जब अमेरिका अफगानिस्तान पर लड़ रहा था, अफगानिस्तान में लड़ रहा था, तो यही ड्रोन था जिसने वहां पर तबाही मचाई थी। वही यही ड्रोन था जो बमों से, मिसाइलों से हमला करके वहां के जो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अलकायदा के लोग होते थे या वहां के जो मिलिटेंट्स होते थे उनको तबाह और बर्बाद करने में इसका सबसे बड़ा योगदान था। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। इसमें बम लगी होती हैं, मिसाइलें लगी होती हैं और इस तरीके से ये कहीं पर भी जाकर हमला बोल सकता है। ये ड्रोन जो है प्रीडेटर ड्रोन कहलाता है। कौन सा ड्रोन कहलाता है? प्रीडेटर ड्रोन। इसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से जानते हैं। ये प्रीडेटर ड्रोन जो है वो अमेरिका से लिया है भारत ने 15 जो है वो 15 प्रीडेटर ड्रोन को जो है 15 प्रीडेटर ड्रोन जो है वो भारत अमेरिका से लिए हैं, जिसमें से सॉरी 31 जो है वो प्रीडेटर ड्रोन जो है अमेरिका से लिए हैं, जिसमें 15 जो है वो नौसेना और 8 जो है वो वायुसेना और थल सेना, वायु और थल सेना। तो 8 मिलेंगे वायु और थल सेना को, 15 मिलेंगे नौसेना को। 31 को मिलाकर डील की गई है अमेरिका से। नाम है इसका प्रीडेटर ड्रोन, ठीक है। प्रीडेटर ड्रोन काफी खतरनाक ये ड्रोन माना जाता है और ये कहीं पर भी कैसे भी हमला कर सकता है, ठीक है। ये प्रीडेटर ड्रोन, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाएगा। इसको अभी अमेरिका ने इसी साल 2024 में फाइनल डील हो चुकी है और अमेरिका से भारत ने खरीदा है। कहाँ का ड्रोन है बच्चों? ये अमेरिका का है। रिवीजन करो तेजवीर भाई। नोट कर लीजिए बच्चों, ये प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका का है। हमने उनसे खरीदा है। कितने खरीदे हैं? 31 खरीदे हैं, जिसमें से 15 जो है वो नौसेना को मिलेगा और 8 वायुसेना और थल सेना को मिलेगा। नोट कर लिया बच्चों?
चलो अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा थल सेना पर आते हैं। थल सेना में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको ये कभी आपके एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी एक रिचुअल की तरह से मैं इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है, कि कितने पाए जाते हैं भारत में, क्या है, ठीक है। बाकी जो है सिर्फ आप इसको जान जाइए, यही काफी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो व्हीकल, यानी ये जो आपको एक व्हीकल दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसे हम लोग टैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैंक कहते हैं। देखो बच्चों, टैंक किसे कहा जाता है? एक ऐसा ये व्हीकल होता है, एक ऐसी गाड़ी होती है, एक ऐसा वाहन होता है जो किसी भी टेरेन पर, यानी किसी भी जगह पर चल सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ कहीं पर भी, अगर कोई भी सतह हो वहां पर किसी भी सतह पर चलने की ताकत रखता है, इसे टैंक कहा जाता है। अब ये जो बच्चों टैंक होता है, याद रखिएगा, टैंक की अगर मैं बात करूं तो टैंक ऐसा नहीं होता है कि मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ता है, ठीक है। टैंक बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कभी कभी रास्ता बनाने में यूज होता है, कभी कभी जो है वो आगे चलकर जो है जो लैंड माइंस होती हैं, जो बारूदी सुरंगें लगी होती हैं सैन्य क्षेत्र में जहां पे लड़ाई हो रही होती है, उनको निष्क्रिय करने में यूज होता है। तो बहुत तरीके के टैंक्स होते हैं, लेकिन वो टैंक जो कि अपनी गन से हमला करते हैं, दुश्मनों पर बम बरसा करते हैं, जो दुश्मनों को मारना, दुश्मनों पर जो है वो तगड़े अपनी अपनी बंदूकों से, अपने ये जो मेन गन लगी होती है उससे हमला बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे जो टैंक्स होते हैं उनको एमबीटी कहते हैं। एमबीटी का मतलब होता है मेन बैटल टैंक। क्या बोला जाता है? मेन बैटल टैंक। तो मेन बैटल टैंक क्या होते हैं? जो कि वाकई में लड़ाई करते हैं, गोली अपने जो है वो तो अपने तोप के गोलों से हमला करते हैं, गन्स इसमें लगी होती हैं, उन गन से हमला करते हैं, इस यहाँ पे तो अपने जो है वो टैंक के गोलों से हमला करते हैं। तो लड़ाई लड़ने का मेन जो काम होता है वो मेन बैटल टैंक का होता है। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों ये जो मेन बैटल टैंक्स होते हैं, ये मेन बैटल टैंक्स होते हैं, उनमें से एक आता है अर्जुना, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? अर्जुना। तो ये जो अर्जुन नाम का टैंक है, अर्जुन अर्जुन नाम का जो ये टैंक है, ये टैंक जो है मेन बैटल टैंक की कैटेगरी में आता है, लड़ाई लड़ने का काम करता है। भारत में बनाया गया है, 68 टन का भारी होता है, और साथ ही साथ इसमें जो मेन गन लगी होती है वो 120 mm राइफल्ड गन इसके अंदर लगाई जाती है। लेकिन बच्चों आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गन लगी होती है, क्या होती है। बस आपको मैंने पहले बताया कि इसके बारे में कभी पूछा जाता है। अगर आपको बस इतना याद रखना है कि मेन बैटल टैंक की कैटेगरी में अर्जुन आता है, इंडिया का बनाया हुआ है और 68 टन भारी है, इतना अगर आप नोट कर लेते हैं, इतना याद रखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। आपसे कोई डिफेंस एक्सपर्ट बनने की उम्मीद जो है वो यूपीएससी को नहीं है कि आप डिफेंस एक्सपर्ट बने। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जो है वो ड्रोन्स क्या होते हैं, टैंक्स क्या होते हैं, फाइटर जेट्स क्या होते हैं, भारत के पास कैसे कैसे हैं, बस इतना आपको आइडिया हो तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आपसे किसी एक्सपर्टीज की उम्मीद जो है वो यूपीएससी नहीं करता है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। वैसे भी अभी तक जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में युद्ध, जो आप लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो चीजें पढ़ी, आप लोग काफी कुछ एक्सपर्ट बन ही गए होंगे। सारी मिसाइलें आपको पता हो गई, सारे फाइटर जेट्स आपको पता हो गए, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पता हो गया, और भी बहुत सारी चीजें पता हो गई। तो नोट कर लीजिए, भारत में मेन बैटल टैंक यानी कि वो टैंक जो कि लड़ाई लड़ता है, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ने का काम करता है, उनमें से आता है अर्जुन, ठीक है। और ये भारत का बना हुआ है, 68 टन भारी है, 120 mm की राइफल्ड गन इसके अंदर लगी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों ने होप कि नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा जो मेन बैटल टैंक भारत में मौजूद है वो है भीष्म। क्या नाम है बच्चों? भीष्म नाम का बैटल टैंक मौजूद है। ये भीष्म जो है वो भारत का बना नहीं हुआ है, ये रशिया का बना हुआ है, रूस का बना हुआ है। अब ये रूस में ये T90 के नाम से जाना जाता था, जब रूस में ये बनता था तो ये T90 के नाम से जाना जाता था। भारत ने उनसे उनसे खरीद कर इसको यही भारत में ही प्रोड्यूस करने लगे, भारत में उसका लाइसेंस ले लिया बनाने का, और भारत जो है अपने ही देश में इसको बनाने लगा और इसका नाम रख दिया है भीष्म, रख दिया है। 46 टन भारी है, ये 46 टन भारी है, 125 mm की स्मूथ बोर गन इसके अंदर लगी हुई है। जरूरी नहीं कि आप इसे याद करें, लेकिन बस इतना याद रखिए कि T90 रशिया का टैंक था, उसको भारत ने उसकी टेक्नोलॉजी लेकर भारत में ही बनाना शुरू कर दिया, नाम रखा है भीष्म, और 46 टन भारी है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भीष्म नाम का टैंक है। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। मैंने तो अमृता नहीं सुना, हो सकता है आप बारूद कहीं से लिखा हो, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। इसी तरीके से इसी तरीके से एक और टैंक है जो मेन बैटल टैंक भारत के पास है, और उसका नाम अजय है, ठीक है, अजय है। और ये भी रशिया से हम लोगों ने लाइसेंस लेकर इंडिया में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और वहां पर रशिया के अंदर, रूस के अंदर इसे जो है क्या कहा जाता था? इसे T72 टैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? T72 टैंक। और भारत में इसका नाम जो है वो अजय पड़ गया, ठीक है, अजय पड़ गया। और भारत जो है रशिया से लाइसेंस लेकर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है। 42.5 टन का भारी है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है। तो भारत के पास ये टैंक भी मौजूद है, इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों? हो गया बच्चों? बच्चों कोई गिनती नहीं है सुमित भाई रॉकेट की, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लिया। चलिए, अब देखिए बच्चों, अगर अब नौसेना की बात करें, नौसेना की बात करें, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नौसेना की अगर बात करें, अगर बच्चों नौसेना की बात करें, नौसेना युद्धपोत,
नौसेना युद्धपोतों की बात करें बच्चों, तो नौसेना के जो युद्धपोत होते हैं उनमें दो तरीके के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो तरीके के नौसेना युद्धपोत होते हैं। एक जो है वो पानी की सतह पर, जल की सतह पर चलते हैं, जल की सतह पर ये चलते हैं। तो जल की सतह पर जो चलने वाले, जल की सतह पर चलने वाले जो नौसेना के युद्धपोत होते हैं, मतलब ये पानी है तो ये पानी के ऊपर जो है वो चलते हैं, जल की सतह पर चलते हैं। तो ऐसे जो युद्धपोत होते हैं वो कई मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो जल की सतह पर युद्धपोत होते हैं उनमें से एक युद्धपोत होता है जिस पर हमको फाइटर जेट्स जो है वो, यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं वो लैंड कर सकते हैं, यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। तो जल की सतह पर चलने वाला, जल की सतह पर चलने वाला जो नौसेना का युद्धपोत होता है उसमें सबसे बड़ा होता है, उसे विमान वाहक पोत कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत अच्छे से पेन रोक कर पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। विमान वाहक पोत के नाम से जाना जाता है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा विमान वाहक पोत जिस पर हवाई जहाज उतर सकते हैं, फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं, यहाँ पर फाइटर जेट जो है वो हैंगर में लगे रह सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर कई फाइटर जेट जो है यहाँ पे खड़े रह सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, ये गोला बारूद मिसाइल सब लेकर चलता है। तो जो सबसे बड़ा युद्धपोत होता है जो जल की सतह पर चलता है वो होता है विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा जल की सतह पर चलने वाला युद्धपोत होता है बच्चों, जो कि जल की सतह पर चलता है लेकिन उस पर हवाई जहाज फाइटर जेट लैंड नहीं कर सकते, फाइटर जेट जो है उड़ान नहीं भर सकते, हाँ लड़ाई लड़ने का काम करता है, मिसाइल से अटैक कर सकता है, गोला बारूद से अटैक कर सकता है। इसके अलावा जो है वो इस पर इसके अंदर बहुत सारी मिसाइलें वसाइलें मौजूद होती हैं। तो इस तरीके का एक दूसरा जल की सतह पर चलने वाला युद्धपोत होता है जिसे हम लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा युद्धपोत होता है विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रॉयर कहते हैं। डिस्ट्रॉयर से छोटा जो युद्धपोत होता है उसे हम लोग एक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, डिस्ट्रॉयर होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्रीगेट्स, ठीक है, या फ्रीजेट्स बोलते हैं या फ्रीगेट्स बोलते हैं। तो फ्रीजेट या फ्रीगेट्स जो होते हैं ये तीसरे नंबर के युद्धपोत होते हैं, जो तीसरे नंबर के होते हैं, यानी डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं, फ्रीगेट्स भी बोलते हैं, फ्रीजेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे चौथे नंबर पर होता है आपका, चौथे नंबर के और भी होते हैं, डिस्ट्रॉयर हो गए, फ्रिगेट हो गए। इसके अलावा जो है वो आपके इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं इसको तो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चलते हैं। ये मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाता है। इसमें जहाजें जो है वो लैंड करती हैं, सब कुछ होता है, पूरी सी बहुत बड़ा सा जो क्षेत्र होता है, बहुत बड़ी सेना इसके साथ चलती है। इसके बगल में बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब इससे छोटे जहाज डिस्ट्रॉयर चलते हैं। इसके अलावा इससे और छोटे जहाज, जैसे मैंने आपको लोगों को फ्रिगेट्स बताया, वो चलते हैं। और उससे भी छोटे जहाज होते हैं जो जल की सतह पर यानी कि नौसेना युद्धपोत होते हैं, जिन्हें हम लोग कॉर्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्वेट। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जल की सतह पर चलने वाला नौसेना का युद्धपोत होता है जिसे विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। दूसरे नंबर पर साइज में होता है डिस्ट्रॉयर, तीसरे नंबर पर फ्रीजेट और चौथे नंबर पर कॉर्वेट होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल की सतह पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नौसेना युद्धपोत पोत जो है ये चार तरीके के मुख्यतः होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोत होता है। दूसरा जो नौसेना के युद्धपोत होते हैं वो जल के अंदर चलते हैं, यानी कि आपके अंडर वाटर चलते हैं, जल के अंदर, ठीक है, यानी समुद्र के अंदर, जल के अंदर चलते हैं। और ये जो जल के अंदर चलने वाले जो युद्धपोत होते हैं, पानी के अंदर चलने वाले युद्धपोत होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं सबमरीन। सबमरीन का मतलब हिंदी में बोला जाता है, इन्हें पनडुब्बी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? पनडुब्बी कहा जाता है, या इन्हें सबमरीन के नाम से जाना जाता है। तो सबमरीन या पनडुब्बी ये कैसी होती हैं? ऐसे युद्धपोत होते हैं ये, ठीक है, युद्धपोत होते हैं इसमें ऐसी होती हैं ये, और ये पानी के अंदर चलती हैं, पानी के ऊपर जल की सतह पर नहीं चलती हैं बल्कि पानी के अंदर चलती हैं। इनमें भी मिसाइल्स होती हैं, इसमें भी सैनिक मौजूद होते हैं, इसमें भी मिसाइल्स होती हैं, इसमें भी ये कहीं पर भी चुपके से जाकर पानी के अंदर 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 जाकर किसी भी दुश्मन के एरिया में पहुंचकर वहां पर मिसाइलों से और भी बहुत सारी चीजों से हमला बोल सकती हैं, किसी दुश्मन के जहाज को डुबो सकती हैं। तो दुश्मन के जहाजों को डुबोने के लिए, मिसाइलों से किसी भी देश पर हमला करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन्हें पनडुब्बी या सबमरीन कहते हैं। अब ये जो पनडुब्बी या सबमरीन होती हैं बच्चों, इनकी अगर बात की जाए तो दो तरीके की मुख्यतः होती हैं। एक पारंपरिक ईंधनों से चलती हैं, ठीक है, पारंपरिक ईंधनों से चलती हैं, कन्वेंशनल सबमरीन कहलाती हैं, ठीक है, ये पारंपरिक ईंधनों से चलने वाली सबमरीन होती हैं। और दूसरी होती हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, यानी परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, उनके अंदर परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं। तो दो तरीके की सबमरीन होती हैं। एक कन्वेंशनल पावर होती है, कन्वेंशनल 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 सबमरीन होती है, जो कि किससे होती है? आपके डीजल से, पेट्रोल से, इनसे चलती है। और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, जो कि जिसके अंदर परमाणु जो है वो संयंत्र लगे होते हैं, परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर परमाणु, जो कन्वेंशनल पावर होती है ये ज्यादा दिनों तक पानी में नहीं रह पाती। जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है, ठीक है, इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो इनको सतह पर आना पड़ता है ईंधन भराने के लिए, तो बार बार इनको सतह पर आना पड़ता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन आराम से 6 से 7 महीने के लिए जो है इनको छोड़ दिया जाता है, और ये 6 से 7 महीने तक जो है वो पानी के अंदर पड़ी रहती है। इनको बार बार जो है अपने आप को ईंधन लेने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता, इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन सबसे बेहतर सबमरीन मानी जाती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, नौसेना के जो युद्धपोत है उनको मैंने डिवाइड कर दिया, उनको मैंने विभाजित किया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर दिया, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इनका क्वेश्चन श्रद्धा तिवारी बस इसी तरह से आएगा कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एक सबमरीन का नाम और पूछा जाएगा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये होता है कि कैसी सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर है या कन्वेंशनल पावर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। चलिए नोट कर लिया सबने। अब ये देखो, ये जो नौसेना के युद्धपोत होते हैं उनमें सबसे पहले क्या मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विमान वाहक पोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में तो एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे दिखते हैं, ये देखिए बच्चों आपके सामने एयरक्राफ्ट, अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो एयर जो विमान वाहक पोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो पानी की सतह पर चलते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे होंगे, यहीं पर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे होंगे, यहीं पर देखिए फाइटर जेट्स नजर आ रहे होंगे, यहीं पर जो है वो सैनिक नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए यहाँ पर फाइटर जेट्स उड़ान भर रहा है, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा विमान वाहक पोत, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर जहाज उतर सकते हैं, जहाज उड़ान भर सकते हैं, जहाज जो है वो खड़े हो सकते हैं, तो उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोतों के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब सर फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है बच्चों की एक तरीके से मान लीजिए, देखिए पूरा जो हमारा विश्व है, समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, कि हमारा पूरी जो दुनिया है उसमें ज्यादातर जगहों पर पानी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी देश ने आप पर हमला कर दिया और आप वहां से अपने फाइटर जेट्स को उड़ान, और आपने कल क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो फाइटर जेट्स होते हैं वो एक बार में 3000 किलोमीटर जा सकते हैं, और आपको उनसे ज्यादा दूरी पर जाकर हमला करना है तो एक बार में तो 3000 किलोमीटर जा सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर आपके और जरूरी नहीं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए कोई अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका का कंट्री है, उससे हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, उससे हमारी लड़ाई हो गई। अब ऐसी कंडीशन में वो हमसे 5000 किलोमीटर दूर है, इसकी बने भारत की और उसकी दूरी जो है लगभग 5000 किलोमीटर है, मान लीजिए से ये 5000 किलोमीटर है, और हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उस पर हमला करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मामला यह है कि एक बार में हमारे फाइटर जेट्स 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो अब कैसे किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में हम दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने युद्ध पोतों का, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से धीरे धीरे करके उधर की तरफ भेज दें जहां पर हम हमला करना चाहते हैं, और उसके बाद इसमें फाइटर जेट्स जो है वो लद कर और यहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां से यहां तक की दूरी सिर्फ 1000-2000 किलोमीटर बची। अब यहां से फाइटर जेट जो है उड़ान भर भर के यहां पर अटैक कर सकते हैं, इस जगह को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर उस जगह भी आपको जमीन प्रदान कर देता है जहां पर आपको जमीन नहीं मिलती है अपने एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए या एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। तो उस जगह पे भाई 70% तो पूरी दुनिया में पानी पानी है, समुद्र ही समुद्र है, तो हर जगह तो हमें अपने एयरक्राफ्ट को लैंड कराने या उस पर मतलब वहां से जो है वो उड़ान भरने का मौका नहीं मिल सकता, यानी वो जमीन तो मिल नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, समुद्र में एक तरीके की जमीन बना लेते हैं, ये चलते रहते हैं, ये कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, इनको हमें यहाँ पर हमला करना, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हमने यहाँ भेज दिया और यहाँ से हवाई जहाजों को उड़ान भरा कर हमने यहाँ पर हमला कर दिया। इसके अलावा आपकी मिसाइल की रेंज मान लीजिए कि 3000 किलोमीटर है और आपका दुश्मन 5000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, तो आप जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे ले जाकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर और वहां से मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। तो आपकी जो 2000 किलोमीटर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर चल गया, 3000 की आपकी रेंज है मिसाइलों की, उससे फिर हमला किया जा सकता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बच्चों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पानी में वो जगह प्रदान कर देता है जो कि एग्जैक्टली मतलब आपको एक बेस प्रोवाइड कर देता है जहां पर आप किसी उस बेस से किसी भी देश पर कहीं पर भी, वो देश कितनी भी दूरी पर हो, वहां से हमला किया जा सकता है, वहां से मिसाइलों से हमला किया जा सकता है, फाइटर जेट से हमला किया जा सकता है और उनको परास्त किया जा सकता है। तो इसलिए जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा होते हैं वो उतना ही ताकतवर कंट्री कहलाता है, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर कंट्री कहलाता है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। आपकी क्षमता 3000 किलोमीटर की दूरी पर हमला करने की है, इसकी मदद से आप 5000, 6000, 7000 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं। तो ये आपकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है मेरे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मजा आया इस बात को जानकर, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। जल्दी बताइए, ठीक है। तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है बच्चों। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे आईएनएस विक्रांत कहा जाता है, ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि भारत का पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हम विदेशों से खरीदते थे, लेकिन अब हमने जो है वो खुद बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, खुद बनाना शुरू कर दिया है। तो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कौन सा है, आईएनएस विक्रांत है। तो अब आप तो भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 हैं। पहला जो है मैंने जिसके बारे में बताया एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे आईएनएस विक्रांत कहते हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 28 नॉट यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, साथ ही साथ जो है वो चलता है। इसके अलावा ये एक साथ 7500 नॉटिकल माइल यानी कि 1.8 की बात आप कर लीजिए, मतलब कि 7500 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। तो मतलब इसको गुणे 1.8 कर देंगे तो एक बार में ये इतनी दूरी चल सकता है। जरा सोचिए 7500 नॉटिकल माइल यानी कि अगर किलोमीटर में आप इसे निकालना चाहे तो 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने किलोमीटर ये जा सकता है एक बार में। इसके अलावा 1700 इसमें सैनिक मौजूद होते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो आईएनएस विक्रांत की बात मैं कर रहा हूं 1700 सैनिक मौजूद हैं, कुल 2300 कमरे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और ये लगभग 262 मीटर चौड़ा है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है मतलब लगभग 262 मीटर। जरा आप इमेजिन करिए कि 2 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर इसकी दूरी है, 262 मीटर लंबा है। जरा सोचिए, तो ये हमारे भारत के पास है, इसे भारत ने खुद बनाया है, खुद इसको बनाया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, भारत का ये पहला शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो ओवरऑल ये भारत का अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी मैंने आपको क्षमताएं बताई। नोट कर लीजिए इसको, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। सब सोनिक नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सब सोनिक, ये सब सोनिक और हाइपरसोनिक में नहीं आता अभिषेक गुप्ता, ये सब तो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। नोट कर लिया बच्चों।
ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये भारत का अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत ने बनाया है। 1700 सैनिक इसमें रह सकते हैं, 2300 कमरे मौजूद हैं, लंबाई 262 मीटर है, वजन 40,000 टन है, चौड़ाई जो है 62 मीटर है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। बन गया बच्चों, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा भारत के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जो भारत का नहीं है लेकिन हमने इसको रूस से खरीदा है और इसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। क्या नाम है बच्चों? आईएनएस विक्रमादित्य। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास मौजूद है, इसे रूस से हमने खरीदा है, ये दूसरा है। तो हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है बच्चों? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक आईएनएस विक्रांत जिसको भारत ने खुद बनाया है और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य जो कि रूस से हमने खरीदा है। इसमें इसकी जो क्षमताओं की बात करें अगर हम, तो इसका जो है लगभग 45,000 टन भारी है, ये 284 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है बच्चों? 284 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है, साथ ही साथ ये सब याद रखना। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉट्स की है। 30 नॉट्स का मतलब ये हो जाता है कि लगभग लगभग आप ये मान लें कि ये जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 1.8 से मैंने बताया था ना, ठीक है, लगभग हाँ ये मान के चलने 50 के अराउंड में ये आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसमें बहुत सारे, इसमें लगभग 36 एयरक्राफ्ट जो है वो इस पर मतलब खड़े हो सकते हैं। 1600 सैनिक यहाँ पर रह सकते हैं। तो 1600 सैनिकों की रहने की जगह है, ठीक है, रहने की जगह 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। 30 नॉट्स की जो स्पीड है इसकी, 60 मीटर चौड़ा, 284 मीटर लंबा, 45,000 टन का है आईएनएस विक्रमादित्य। तो भारत के पास ये रूस से खरीदा हुआ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। नोट कर लीजिए बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, ये आईएनएस विक्रमादित्य है। हो गया नोट सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तबियत मेरी सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लो मेरा इतनी मेहनत करना सफल हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो यूएस बहुत कुछ करता रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं कि अब देखो मैंने ये बताया था कि इसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, कॉर्वेट होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके के जहाज होते हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से जो है वो एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड नहीं कर सकते। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर याद करने की जरूरत है, आईएनएस विक्रांत के बारे में, आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये सब बहुत सारे हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे बड़ा होता है, कौन सा उससे छोटा होता है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो आपको पता ही है, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रॉयर, तीसरे नंबर पर फ्रिगेट और चौथे नंबर पर कॉर्वेट्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सबमरीन्स की। सबमरीन को मैंने आपको बताया था 2 तरीके की सबमरीन होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब ये हो जाता है जिनके अंदर, जिनको चलाने के लिए जिनको मतलब जिनको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूक्लियर पावर की, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन होती हैं। ऐसी सबमरीन जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, यानी इनमें परमाणु रिएक्टर लगा होता है। जानते हो बच्चों, जरा सोचो कि एक सबमरीन, एक पानी का जहाज जो पानी के अंदर चलता है, इसमें परमाणु रिएक्टर लगा होता है। इसमें परमाणु रिएक्टर जो लगा होता है वो एक स्पेशल टाइप का परमाणु रिएक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इसे नाम दिया जाता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो एक स्पेशल टाइप का रिएक्टर इसके अंदर लगा होता है और फिर यूरेनियम परमाणु ऊर्जा इसमें पैदा की जाती है। इस रिएक्टर के अंदर, पीडब्ल्यूआर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के अंदर परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है, यूरेनियम को तोड़ा जाता है और यूरेनियम के टूटे से जो ऊर्जा निकलती है उसी के दम पर यह सबमरीन चलती है, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है। तो याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर से चलने वाली जो सबमरीन होती है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो सबमरीन होती है, उन्हें न्यूक्लियर पावर वो सबमरीन के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पेशल जो है वो एक रिएक्टर लगा होता है जिसका नाम होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर लगा होता है, ठीक है। भारत के पास बच्चों अभी तक एक सबमरीन ऐसी थी जो परमाणु ऊर्जा से चलती थी, जिसका नाम था आईएनएस अरिहंत। क्या नाम था बच्चों? इसका नाम था आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत नाम की सबमरीन भारत के पास थी जो परमाणु ऊर्जा से चलती थी। और अभी 2024 में, गर्व की बात है भारत के लिए कि 2024 में, अभी 2 महीने पहले, भारत ने एक और सबमरीन अपने बेड़े में शामिल कर लिया, अपने जहाजी बेड़े में शामिल कर लिया है और इसका नाम है आईएनएस अरिघात। क्या नाम है बच्चों? आईएनएस अरिघात। तो आईएनएस अरिघात जो है वो भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन है, पनडुब्बी है, जिसकी मदद जो भारत के बेड़े में, भारत के जहाजी बेड़े में आज 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है बच्चों। तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली परमाणु रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो सबमरीन है वो 2 हैं। कौन कौन सी? आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन यानी पनडुब्बी, चलने वाली पनडुब्बी, ठीक है। इनमें जो है वो जानते हो, इन जो पनडुब्बियां होती हैं इनके अंदर जो है बाकायदा जो है वो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स पानी के अंदर 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 धीमे धीमे जाएंगी, दुश्मन के दुश्मन को पता भी नहीं चलने पाएगा और दुश्मन के तट रेखा के पास पहुंचकर और ये क्या कर सकती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकती हैं। अभी हम लोगों ने एक जो उसमें
इसमें अभी आईएनएस अरिहंत से ही हम लोगों ने अभी अपनी मिसाइल को टेस्ट किया था कि वो जो K-15 नाम की मिसाइल थी, आपको मैंने बताया था ना, तो वो इसी से टेस्ट किया था हम लोगों ने, पंडित जो पानी के अंदर से मिसाइल को इसी से टेस्ट किया था, आईएनएस अरिहंत से ही, ठीक है, टेस्ट किया था। अच्छा, मैंने ये भी आपको पहले बता दिया कि असल में ये जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो सबमरीन होती हैं, ये क्यों मतलब अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इनको ये बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, इनको बार बार जो है फ्यूल लेने के लिए, ईंधन लेने के लिए तट रेखा पर नहीं आना पड़ता है, तो इसलिए एक बार इनको छोड़ दिया, 6-7-8 महीने साल भर जो पड़ी है पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, तो इसलिए इनको बार बार क्योंकि फ्यूल नहीं भरना पड़ता, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और इनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह तैनात रहती हैं, ठीक है, तैनात रहती हैं, और जब कभी भी जरूरत पड़ती है ये दुश्मन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकती हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल बात क्लियर, 100% क्लियर बच्चों, ठीक है। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर, ठीक है, रहकर परमाणु मिसाइलों से या कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकती हैं। भारत के पास 2 मौजूद हैं जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिनमें एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगा होता है, नाम क्या है, अरिहंत और अरिहंत, ठीक है, अरिहंत, पास में आ रही है, हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर 100%। हाँ, अंदर से ही लॉन्च कर देते हैं, ये अंदर से ही लॉन्च किया जा सकता है, हाँ, इनको अटैक करना आसान नहीं होता है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कन्वेंशनल पावर यानी पारंपरिक ईंधन से चलने वाली जो सबमरीन होती है, पारंपरिक ईंधन का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, इससे चलने वाली जो सबमरीन होती है, जिनको बार बार जो है वो ईंधन बनने के लिए तट पर आना पड़ता है, उनमें कई प्रकार की सबमरीन होती हैं, ठीक है। प्रकार का मतलब जब हम लोग डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें हाँ, न्यूक्लियर बम भी कैरी कर सकती हैं अरुण भाई, ठीक है। तो अब यहाँ हाँ, इसमें आदमी मौजूद होते हैं निशा, इसमें आदमी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए बच्चों, तो अभी यहाँ पर सारा जो रिसर्च का काम होता है वो डीआरडीओ ही करता है, ठीक है, डीआरडीओ का ही काम होता है। तो अब यहां पर अगर बात की जाए बच्चों, चलिए, तो अब यहां पर बात की जाए, बच्चों, तो हाँ, इसमें जो है इंसान रहते भी हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ टाइप की देखो, बहुत सारी हमारे पास जो है पारंपरिक ईंधनों से चलने वाली सबमरीन मौजूद हैं, ठीक है। उनमें से एक हमारे पास है कालवरी क्लास, क्या बोला जाता है बच्चों, कालवरी क्लास। तो कालवरी क्लास की सबमरीन भारत के पास मौजूद है। इसके अलावा सिंधु घोष क्लास, ठीक है, सिंधु घोष क्लास, ये भी सबमरीन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा शिशुमार क्लास, ठीक है, शिशुमार क्लास सबमरीन भी हमारे पास मौजूद है। तो ये क्लास का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्लास का मतलब ये नहीं होता, ये नहीं, क्लास का मतलब होता है कि शिशुमार क्लास है यानी टाइप है, ठीक है, टाइप है, और टाइप में कई सबमरीन मौजूद हैं, ठीक है। सिंधु घोष क्लास है, इसके अंदर कई सबमरीन मौजूद हैं। कालवरी क्लास है, इसके अंदर कई सबमरीन मौजूद है, लेकिन आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी क्लास, इनका टाइप याद रखिए, यही सफिशिएंट है। तो ये जो 3 प्रकार की सबमरीन जो कि पारंपरिक ईंधनों से चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं, वो भारत के पास मौजूद है, कालवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास। अच्छा देखो, ये जो क्लास डिसाइड कैसे होती है, समझो इस बात को, कि मान लो कि मैं आपकी क्लास में सबसे पहला स्टूडेंट आ जाता हूं और मेरा नाम सलीम है, मान लो, ठीक है, मेरा नाम सलीम है। अब मेरे बाद जो है मैं इस क्लास का पहला स्टूडेंट हूं, तो मेरा नाम सलीम हो गया। तो अगर दूसरी बार कोई अजय आते हैं, इस क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो अजय का नाम होगा आईएनएस अजय, उनका नाम नहीं बदलेगा, लेकिन वो कहलाएंगे कि ये सलीम क्लास के जो है वो कह सकते हैं कि स्टूडेंट है, ठीक है। बाद में मान लीजिए नेहा आई, ठीक है, तो ये नेहा का नाम नेहा रहेगा, लेकिन कहलाएंगे हमेशा क्या, कि सलीम क्लास की है, ये सलीम क्लास की है। फिर अगर मान लो कि कोई दीप्ति आई, तो वो उनका नाम दीप्ति होगा, लेकिन वो कहलाएंगी सलीम की क्लास की है। तो मतलब ये है कि जब एक टाइप का सबमरीन या एक टाइप के युद्धपोत या एक टाइप के पानी के जहाज जब पहला जो उस टाइप में पहला होता है, तो उसी के नाम से क्लास बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी लोग आते हैं, जितने भी जहाज आते हैं, जितने भी पानी के जहाज शामिल किए जाते हैं, वो उस क्लास के कहलाते हैं। तो जैसे कालवरी क्लास है, तो कालवरी क्लास इस एक मतलब इसकी अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं, अपने टाइप होते हैं। तो एक टाइप की कालवरी नाम की पहली सबमरीन आई होगी, फिर उसके अंदर कई सबमरीनें आई होंगी, उनके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन हमेशा वो कहलाएंगी ये कालवरी की टाइप की है, ये सिंधुघोष टाइप की है, ये शिशुमार टाइप की है, या शिशुमार क्लास की है। तो इस तरीके से इसको सारा का सारा मेंशन किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात दो ही हैं, लेकिन अगर क्लास कहा जाएगा कि किस क्लास की है आईएनएस अरिघात, तो आप कहेंगे आईएनएस अरिहंत क्लास की है। तो अरिहंत पहली सबमरीन थी जो भारत में न्यूक्लियर पावर थी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से चलती थी। तो इसलिए अब आगे फ्यूचर में जो भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भारत में आएंगी, उनको हमेशा कहा जाएगा अरिहंत क्लास की सबमरीन है, क्योंकि पहली कौन थी, अरिहंत, ठीक है। तो नाम है अभी जो 2024 में हमने शामिल किया है, ये आईएनएस अरिघात है, नाम इसका आईएनएस अरिघात है, लेकिन इसको क्लास कैसे कहा जाएगा कि ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो उसी तरीके से कालवरी क्लास में कई सबमरीन है, सिंधुघोष क्लास में कई सबमरीन है, शिशुमार क्लास में बहुत सबमरीन है, लेकिन ये सारे के सारे कन्वेंशनल पावर्ड है, यानी परमाणु ऊर्जा से नहीं चलती हैं, बल्कि पेट्रोल डीजल से चलती हैं। इनको बार बार जो है वो इनको फ्यूल लेने के लिए इनको बार बार सतह पर आना पड़ता है। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोमनी चौरसिया, तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100%। हाँ, क्लास को एक तरीके से कह सकते हैं टाइप कहा जा सकता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। एक एक चीज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्लियर कर देता हूं, कहीं पर बैठिए तो लगे कि भैया आपको नॉलेज इस चीज की है, ठीक है। तो मतलब ये, अब अगर क्लास के बारे में तुम अपने साथियों से पूछो कि क्लास का क्या मतलब होता है, आईएनएस अरिहंत क्लास का क्या मतलब होता है, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो तुमको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, बता पाए कि क्लास का मतलब क्या होता है। और आपको अब समझ में आ गया कि आखिर इसका ये क्लास क्या लिखा होता है, क्लास का क्या मतलब होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछो देखो भाई सुमित भाई, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर।
ठीक है। अब बच्चों ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग लास्ट में आते हैं अपने ग्लोबल फायर पावर 2024 के इंडेक्स पर। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, अगर आर्मी यानी कि सैन्य शक्ति की बात की जाए, तो सैन्य शक्ति में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन से हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट जारी होती है सालाना, जिसमें ग्लोबल फायर पावर 2024 का जो इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर 2024, ग्लोबल फायर पावर 2024 के अनुसार, ठीक है, 2024 में दुनिया के सबसे पावरफुल सैन्य क्षमता वाले जो देश रहे हैं उनमें शामिल है, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर इंडिया है। तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि ये बताता है कि दुनिया में कौन से देश की क्या शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, उनके सैन्य शक्तियों के आधार पर दुनिया में चौथे नंबर पर भारत देश की सैन्य शक्ति है, मिलिट्री पावर है, उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर जापान है, फिर तुर्की है, फिर पाकिस्तान है, फिर इटली है। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो पाकिस्तान भी मतलब टॉप 10 में शामिल है। अरे सर क्यों नहीं शामिल है भैया, उन्होंने सिर्फ हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कारनामा किया, नैनो में किया, हमने जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कारनामा किया, उन्होंने सिर्फ इसी में कारनामा किया है। तो हमारे और उनके में डिफरेंस है ना सर। हमारा मामला क्या है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जो है वो चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, चंद्रयान 4 की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने सारा दम एक ही जगह लगा रखा है, तो टॉप 10 में शामिल हो गए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो बाकी जो है ये नोट कर लीजिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो जारी किया गया है 2024 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें भारत की जो रैंक है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है बच्चों। हम तीसरे चौथे नंबर देश हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। ठीक है, नहीं सारे नोट नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए किस नंबर पर भारत मौजूद है। 5 तो कम से कम नोट ही कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू दीपक। पावर इंडेक्स मतलब कि बहुत सारे पैरामीटर पर देखा जाता है कि किसके पास कितनी एयरफोर्स की ताकत है, कितना जो है वो, ठीक है, किसकी जो है वो थल सेना में कितनी पावर है, कितनी जल सेना में पावर है, तो सब मिलाकर सबकी रैंक डिसाइड की जाती है, इसे पावर इंडेक्स कहा जाता है। ये उनके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो अबाकस इजराइल से लिया गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नैन्सी पांडे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अबाकस जो है या एलआरटीआर जो रडार है उसको हम लोगों ने इजराइल से ही लिया था। ठीक है, इजराइल जो है वो इसमें काफी, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, तो ये पावर इंडेक्स अलग अलग पैरामीटर पर बनाया जाता है और फाइनली इसको किया जाता है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को आज की क्लास बहुत एंजॉय आपने किया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली बायोटेक्नोलॉजी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है, उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा, लेकिन आप ये प्रे करें कि तबियत जल्दी से सही हो जाए तो और भी मजा आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।